बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एंजियोप्लास्टी को डिस्कस किया था। अच्छा, हमारा जो आर्टिकल चल रहा है हमने डिस्कस किया था कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना पेक्टोरस, इसकी जो सबसे बड़ी काज है वो आर्टरीज़ का नैरो होना है। और आर्टरीज़ नैरो आमतौर पे प्लेग डेपोजिशन की वजह से होती है। प्लेग था क्या कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटीरियल हैं, ख़ासतौर पे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी आर्टरीज़ में जमा होना शुरू हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता जब एंजियोग्राफी की जाती है, एंजियोग्राफी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो और उससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज है, तो फिर उसके बाद या तो बाईपास रिकमेंड किया जाता है या फिर एंजियोप्लास्टी रिकमेंड की जाती है। ये डॉक्टर रिकमेंड करता है। बाईपास क्या होता है इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एंजियोप्लास्टी को। अच्छा, एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा इसमें ये, एंजियोग्राफी जस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक है कि उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है, ठीक है, और अगर है तो कितना ब्लॉकेज है। एंजियोप्लास्टी वो प्रोसीजर है, वो टेक्निक है जिसमें उस नैरो आर्टरी को ओपन किया जाता है। कैसे किया जाता है इसकी टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एंजियोप्लास्टी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसीजर है दैट ओपन द ब्लॉक्ड एंड नैरो आर्टरीज, जो नैरो आर्टरीज या ब्लॉक्ड आर्टरी को खोलने के लिए इस्तेमाल होगी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक छोटी सी तार जिसको गाइडेड कैथीटर कहा जाता है, ये हमारी फिर बाजू की आर्टरी के ज़रिए से या टांग की आर्टरी के ज़रिए से, जैसे हमने डिस्कस किया था एंजियोग्राफी में, वहाँ से इंसर्ट की जाती है। और क्या हमारी जो गाइडेड कैथीटर ये सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी तक पहुँच भी रहा है या नहीं रहा, तो इसको हम एक्सरे के ज़रिए से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और फिर फाइनली हमारे पास ये जो गाइडेड कैथीटर है इसको कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो, एंजियोग्राफी में हमने डिस्कस किया था ये जो कैथीटर है वो डायग्नोस्टिक कैथीटर था, और यहाँ हमारे पास गाइडेड कैथीटर है। उसके बाद एक छोटा सा जो बैलून जो सॉसेज शेप होते हैं, सॉसेज एक फास्ट फूड की टाइप है, आमतौर पे जिस तरह कबाब होते हैं उस तरह के ये आप कह सकते हैं फूडी मटेरियल है, तो उस तरह का एक बैलून वो इस वायर के साथ मौजूद होता है। और फिर इस बैलून को जो नैरो सेक्शन ऑफ आर्टरी है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। फिर क्या होता है कि बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है, क्योंकि बैलून जब उस नैरो आर्टरी में जाके इन्फ्लेट होगा तो ऑटोमेटिकली जाहिर बात है कि वो जो नैरो आर्टरी है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन ये पता लगाने के लिए कि हमारे बैलून की वजह से जो नैरो आर्टरी है वो डायलेट कर गई ही है या नहीं कर गई, तो इसके लिए हम दोबारा वो एक फ्लूइड है जो हमने एंजियोग्राफी में इस्तेमाल किया था, वो थोड़ा सा फ्लूइड उस कोरोनरी आर्टरी में छोड़ा जाता है। अब कोरोनरी आर्टरी में जो ही वो फ्लूइड फ्लो करेगा, तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो सही तरह फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्टरी है वो प्रॉपर तरीके से डायलेट कर गई है। तो डायलेशन की कन्फर्मेशन कैसे होगी कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है जो नैरो हो चुकी थी वो डायलेट कर गई है? उसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जिसको हमने कहा था कंट्रास्टिंग डाई या कंट्रास्टिंग फ्लूइड, इज़ इंजेक्टेड, वो इस कोरोनरी आर्टरी में इंजेक्ट किया जाता है टू कंफर्म सक्सेसफुल डायलेशन। अच्छा, अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास कोरोनरी आर्टरी खुल गई है, तो कोरोनरी आर्टरी के दोबारा ब्लॉक होने के, दोबारा नैरो होने के चांस होता है। तो इस वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, आमतौर पे एंजियोप्लास्टी में एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। वो सिर्फ ओपन नहीं करते बल्कि ओपन हुई जगह को स्टेंटिंग भी करते हैं। स्टेंटिंग का मतलब है कि उस जगह के अंदर एक स्टेंट डालना, ठीक है। तो स्टेंटिंग में भी डन ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी। अब स्टेंट होता क्या है? ये एक मैश ट्यूब होती है, यानी जाली की बनी हुई एक ट्यूब होती है। और ये जाली किस मटेरियल से बनी है? स्टेनलेस स्टील। स्टील आमतौर पे स्टेनलेस ही होता है। स्टेनलेस उस चीज़ को कहा जाता है जिस पे दाग वगैरह ना लगे। जैसे लोहे को जंग लग जाता है और ख़राब हो जाता है, स्टील को जंग वगैरह नहीं लगते, इस वजह से इसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील। और ये एक्सपेंडेबल होती है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे ये फूल भी जाती है, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, ये भी फूलती है। और इसको बैलून के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है, यानी जैसे मैं कहता हूँ ये बैलून है, उसके ऊपर ये जाली ऊपर चढ़ा दी जाती है। अब दोनों ही शुरू में जब ये बॉडी में इंजेक्ट करते हैं दोनों ही फ्लैट होते हैं, दोनों इन्फ्लेटेड नहीं होते, फ्लैट होते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये बैलून जिसके ऊपर स्टेंट मौजूद है ये उस नैरो आर्टरी के अंदर जाएगा जहाँ ब्लॉकेज मौजूद है, जहाँ आर्टरी नैरो हो चुकी है, फिर इस बैलून को इन्फ्लेट किया जाता है। अच्छा, चूँकि बैलून के ऊपर ये जाली मौजूद होती है, तो फिर जाहिर बात है जब बैलून इन्फ्लेट होगा तो ये स्टेंट को भी इन्फ्लेट से मुराद एक्सपेंड कर देगा।
और जब स्टेंट इन्फ्लेट होगा तो आर्टरी भी उस जगह से खुल जाएगी। वो तो ऑलरेडी खुली हुई है क्योंकि पहले हमने बैलून के ज़रिए से उसको भेज के खोल दिया था। अच्छा, फिर उस बैलून को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और जो स्टेंट है वो उसी जगह पे रहते हैं। अब चूंकि स्टेंट हार्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, जो आर्टरी की वॉल को सपोर्ट करके रखेगा एंड कीप द आर्टरी ओपन और डायलेटेड, और उसको खोल के रखेगा। अब ब्लड इस मैश के अंदर से, इस जाली के अंदर से गुजर के आगे ऑर्गन तक जाएगा, जिस ऑर्गन तक पहुंचाने, ख़ास तौर पे कोरोनरी आर्टरी की बात करें तो हार्ट के उस पोर्शन तक या उस टिश्यू तक चला जाएगा। तो ये हमारे पास एंजियोप्लास्टी की टेक्निक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने को कहा जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना तो बाज़ दफ़ा सडनली भी हो सकता है। एक बंदा बैठा हुआ है, अचानक उसको बुरी खबर मिली तो उसका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी बॉडी रिलैक्स करती है फिर नॉर्मल तरीके नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये बीपी का बढ़ना हाइपरटेंशन नहीं कहलाएगा। बीपी का बढ़ना हाइपरटेंशन उस वक्त कहलाएगा जब ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना मुसलसल काफ़ी अरसे तक चला आ रहा हो। इस वजह से जब हम हाइपरटेंशन की डेफिनेशन करेंगे, क्रोनिक का मतलब जो लंबे अरसे तक कोई चीज़ चले, एलिवेशन का मतलब ज़्यादा होना, तो ब्लड प्रेशर का काफ़ी अरसे तक ज़्यादा रहना, यानी अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर 140/90, हालांकि नॉर्मल वैल्यू 120/80 होती है, अगर 140/90 से अबव वैल्यू कंसिस्टेंटली किसी शख्स की रहे, मुस्तकिल तौर पे रहे, तो अब उस शख्स के बारे में कहा जाता है ये हाइपरटेंशन का मरीज़ है। अब हाइपरटेंशन होती क्यों है? ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसमें रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर दो हमारे कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल करें, नर्वस सिस्टम, हार्मोन सिस्टम। लेकिन अगर इन में से किसी एक के मैकेनिज़्म में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे तक हाई रह सकता है। लेकिन इसके अलावा स्ट्रेस, अब स्ट्रेस अगर वक्ती है तो बीपी वक्ती तौर पे हाई होगा, लेकिन बाद लोगों को ये जो स्ट्रेस है मुसलसल रहती है तो ज़ाहिर बात है फिर बीपी भी मुसलसल हाई होगा। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी, क्योंकि ओबेसिटी का मतलब यह है कि उसकी बॉडी में फैट्स ज़्यादा है, चिकनाई ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, वो ज़ाहिर बात है खून को गाढ़ा भी करेगी और ब्लड प्रेशर को भी हाई करेगी। साल्ट इंटेक, अगर नमक कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं वो सालन वगैरह में या आप कह सकते हैं खाने वगैरह में नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी चांस हो सकता है। स्मोकिंग, सिगरेट पीना, आपको पता है जो सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है और इस तरह के काफ़ी सारे केमिकल होते हैं, वो हमारे दिल की रफ्तार को तेज़ करते हैं, जिसकी वजह से बीपी हाई होता है। लेकिन अगर कोई बंदे में कोई प्रॉब्लम ना हो तो बाज़ दफ़ा हेरिडिटी, कि जेनेटिकली उस फैमिली में हाइपरटेंशन की बीमारी चल रही होती, तो जिस ख़ानदान में जेनेटिकली ये बीमारी चल रही हो तो वो जितना मर्ज़ी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार ले तो उसको हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसकी फैमिली में नहीं चल रही होती। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब जेनेटिकली। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स का ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे अरसे तक हाई रहे तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहले हेमरेज हो सकता है। हेमरेज कहते हैं खून की नालियों का फटना, जिस्म के अंदर खून की नालियों का फटना जिसकी वजह से अंदर ही ब्लीडिंग हो रही होती है। ब्रेन हेमरेज, अगर ब्रेन के अंदर जो खून की नालियाँ वो फटना शुरू करें तो ये ब्रेन हेमरेज कहलाती है। ठीक है, क्रोनिकली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई जा रहा है, इंक्रीज द चांस ऑफ ब्लड वेसल रप्चर, तो ब्लड वेसल फटना शुरू हो जाती है। व्हेन इट अकर इन द ब्रेन, अगर ये ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो यही काम, आपने सुना होगा कि एक शख्स है उसकी दिमाग की जो रग फट गई जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई होगी, वो दिमाग की रग का फटना वो ये है कि उसका बीपी अचानक ही हाई हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी दिमाग की रग फट गई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्रेन है, अच्छा लाजमी नहीं कि ब्रेन हेमरेज सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, किसी को चोट लग जाए जिसकी वजह से जो दिमाग के अंदर की जो ब्लड वेसल है वो फटना शुरू हो, तो ब्रेन हेमरेज की काफ़ी सारे काजेज़ हो सकते हैं, उनमें से मेजर काज हाइपरटेंशन भी है। और जिस वक्त ब्रेन हेमरेज होगा, ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन फटेंगी, डैमेज द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के जो नर्म नाजुक से हिस्से होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और बाद दफ़ा ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं। अब ब्रेन स्ट्रोक क्या है कि अगर ब्रेन के सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना मिले जो ब्लड को ने लेके आने थे, वो ब्लड वेसल रप्चर हो गया, ब्लड प्रॉपरली आएगा नहीं, तो फिर ब्रेन के जो सेल हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रेन के सेल का मरना, तो ये ब्रेन स्ट्रोक कहलाता है।
तो ब्रेन स्ट्रोक की एक वजह ये भी है ब्रेन हेमरेज, एक वजह ये भी हो सकती है कि ब्रेन की जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाए। क्लियर? तो ये दो टर्म्स हैं, ब्रेन हेमरेज में खून की नाली फटती है और ब्रेन स्ट्रोक में ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं, उनकी डेथ होती है। इसी को हार्ट के केस में हार्ट अटैक भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिस तरह ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है, इसी तरह किडनी के अंदर भी ब्लड वेसल का नेटवर्क है। तो इस वजह से जब बीपी हाई होता है तो उसकी वजह से किडनी के जो नेफ्रॉन है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, किडनी का काम है कि साल्ट और वाटर की अमाउंट को बॉडी में रेगुलेट करना, कि ज़रूरत पड़ने पे साल्ट और वाटर को बाहर निकालना अगर बॉडी में एक्स्ट्रा है, अगर कम है तो वाटर और साल्ट को अपनी बॉडी में रिटेन करना। ठीक है। लेकिन अगर किडनी डैमेज हो जाए तो ये जो वाटर को बाहर निकालना है ये बिल्कुल ही ऑलमोस्ट कम पड़ जाएगा। तो वाटर और साल्ट ये बॉडी में रिटेन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। ये बातें हमने पहले डिस्कस की हैं कि अगर वाटर और साल्ट हमारे ब्लड में रिटेन कर जाए ना, क्योंकि किडनी ने इन वाटर और साल्ट को बाहर निकालना था, लेकिन अगर किडनी इनको वाटर और साल्ट को रिटेन करना शुरू कर दे तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और फिर उससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर जब और ज़्यादा होगा, किडनी और डैमेज होंगे, वाटर और साल्ट जो रिटेंशन है वो और ज़्यादा होगी, ब्लड वॉल्यूम और ज़्यादा हो जाएगा, बीपी और ज़्यादा, वो और किडनी, यानी एक साइकिल चल पड़ेगा जिससे किडनी के डैमेज होने से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने से किडनी डैमेज हो रहे हैं। तो एक साइकिल चल पड़ेगा और एक वक्त ऐसा आएगा उसके जो किडनी है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, ऐसे लोग जिनको किडनी डिजीज़ होती है, किडनी फेलुअर होता है, तो आम तौर पे उनके जो चेहरा होता है, उनकी जो टांगें होती हैं, उनके जो बाजू होते हैं वो सूजे हुए नज़र आते हैं, वो फूले हुए नज़र आते हैं। वजह क्या है कि उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा है, उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा साल्ट जमा है। ठीक है। तो मुंह का सूजना, टांगों का सूजना, पाँव का सूजना, बाजुओं का सूजना, पेट का सूजना एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि शायद किडनी डैमेज हो सकता है। शायद का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि रीज़न और भी हो सकती है इन चीज़ों की, लेकिन एक रीज़न किडनी फेलियर भी हो सकते हैं। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, ये जो फेलियर का वर्ड है ना, फेलियर का जो वर्ड है, आम तौर पे स्टूडेंट ये समझते हैं कि कोई ऑर्गन में जब फेलियर का वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब है वो ऑर्गन बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। हालांकि फेलियर का मतलब ये नहीं है। फेलियर का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से कम काम करना, ज़रूरत से कम काम करना, ये हमारे पास फेलियर का मतलब है। जैसे मिसाल के तौर पे 100 नंबर हों, 33 वाला पास होता है, एक स्टूडेंट है उसके 30 नंबर हैं तो वो फेल है क्योंकि उसने 3 नंबर ज़रूरत से कम लिए। अच्छा, एक स्टूडेंट जिसके 25 नंबर हैं वो भी फेल है, अब उसने तकरीबन 8 नंबर कम लिए। एक स्टूडेंट है उसके 16 नंबर हैं, अब ये भी फेल है क्योंकि उसने 17 नंबर कम लिए। एक स्टूडेंट जिसके 7 नंबर हैं वो भी फेल है, उसने तकरीबन 26 नंबर कम लिए। एक स्टूडेंट 0 पे खड़ा है वो भी फेल है क्योंकि उसने 33 नंबर कम लिए हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से कम हो वो फेलियर कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें एक स्टूडेंट 30 वाला, एक 25 वाला, एक 16 वाला, एक 7 वाला और एक 0 वाला, ठीक है, अब ये काफ़ी हद तक काम कर रहा है, इसने थोड़ी सी कमी की है जिसकी वजह से ये फेल हुआ, लेकिन इसमें मज़ीद आप कह सकते हैं नालायक स्टूडेंट है, ये उससे नालायक है, ये उससे नालायक है और ये सबसे नालायक है। तो इस वजह से हालांकि ये सारे फेल हैं, तो जब भी फेलुअर का वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 पे खड़ा है, उसका मतलब ये उससे पूछा जाएगा ठीक है तू फेल तो है लेकिन कुछ ना कुछ तो नंबर लिए होंगे। अगर वो कहते यार मेरे 30 नंबर है तो इसका मतलब वो आप कहेंगे यार अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो तू पास हो जाता। लेकिन 25 वालों को थोड़ी सी ज़्यादा नसीहत करनी पड़ेगी, 16 वालों को हो सकता है डंडे लगाने पड़े, 7 वाले को डंडों के साथ हो सकता है खाना भी उनका बंद करना पड़े, 0 वालों को आप कह सकते हैं हो सकता है जेल में बंद करना पड़े, जेल से मुराद कमरे में बंद करना पड़े, भाई पढ़ो तू 1 नंबर भी नहीं ले सका। तो इसी तरह जब कोई ऑर्गन फेल होता है ना, तो जब भी ऑर्गन के फेलियर का वर्ड आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो 0 पे खड़ा है, हम पूछेंगे वो किस स्टेज पे खड़ा है। ये
स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 4 है, ये स्टेज 5 है। ये थोड़ा अच्छे तरीके से फेल हुआ, ये बुरे तरीके से, ये बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही बुरे, और ये बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुआ। तो इसी तरह जब ऑर्गन फेल होता है तो हम पूछते हैं किस स्टेज पे। अगर वो स्टेज 1 पे है तो इसका मतलब जस्ट थोड़ी सी मेडिसिन अगर दी जाए तो वो जो फेलुअर है वो दोबारा रिकवर हो जाता है, या रिकवर ना भी हो वो अपने फंक्शन को बहाल कर लेता है, ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन के ज़रिए से पूरा कर लेता है। लेकिन स्टेज 2 पे हाई पोटेंसी की मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। स्टेज 3 पे हो सकता है और ज़्यादा, आप कह सकते हैं हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़ जाए। स्टेज 4 पे हो सकता है आप कह सकते हैं बहुत सारे और चीज़ें ऐड करनी पड़ जाए, क्योंकि जितना स्टेज बढ़ती जाएगी उसको बाहर की जो चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी ताकि उस ऑर्गन को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो इसी तरह हार्ट फेलियर का मतलब अगर आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हार्ट बिल्कुल ही काम करना छोड़ गया, उसको हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक होने एक अलहदा चीज़ है, हार्ट फेलियर एक अलहदा चीज़ है। हार्ट फेलियर का मतलब यहाँ ये है कि हार्ट को जितना काम करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहा, लेकिन उसके सेल को कुछ नहीं हुआ, अभी सेल जिंदा है। सेल क्या है? जिंदा है, चाहे वो कमज़ोर हो गए लेकिन सेल अभी, जहाँ जब सेल मरना शुरू हो जाएंगे फिर हम कहेंगे इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्योंकि हमारे दिल के मसल के ऊपर मुसलसल बोझ डाल के रखता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होने का मतलब भी कि हमारा जो दिल है वो ओवरलोडेड है, उस पर ज़्यादा बर्डन आ गया, और किसी मशीन पे अगर ज़्यादा बर्डन आए विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वीक होना शुरू हो जाती है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो अगर हाइपरटेंशन मुसलसल प्रोलॉन्ग कर जाए 1 साल 2 साल 3 साल, तो हार्ट के मसल बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि वो ब्लड को बॉडी में इफ़ेक्टिवली पंप ही नहीं कर पा रहा होगा। अच्छा, इस की पंपिंग एक्शन में कमज़ोरी की वजह से ख़त्म नहीं हुआ, कमज़ोरी की वजह से 2 काम होंगे कि ब्लड फ्लो बॉडी में सही तरह मेंटेन नहीं है और बॉडी को ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं उनको तो ब्लड ने चीज़ें पहुंचानी है ना, तो ब्लड फ्लो ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है तो ऑटोमेटिकली उनको चीज़ें भी ठीक तरह से नहीं मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ ये दिल है, ये वेंट्रिकल्स हैं, तो वेंट्रिकल जब फोर्स के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं ना तो ये सारा ब्लड चला जाता है लंग्स में, राइट वाला, और लेफ्ट वाला सारा ब्लड चला जाता है बॉडी में। ठीक है, लेकिन अगर दिल के पट्टे कमज़ोर हैं तो जिस इफ़ेक्ट क्या होगा कि जिस वक्त ये वेंट्रिकल पंप करेंगे तो थोड़ा सा ब्लड यहाँ भी रह जाएगा, थोड़ा सा ब्लड यहाँ भी रह जाएगा। अच्छा, जब ब्लड वेंट्रिकल्स में या दिल के जो चैम्बर्स हैं या हार्ट के अंदर पंपिंग के बाद भी रिटेन करना शुरू हो जाए, और अच्छा अगर हमारा जो ब्लड है वो हार्ट में रिटेन कर रहा है तो लंग्स से आने वाला जो सारा ब्लड है वो भी मुकम्मल तौर पे यहाँ आ नहीं सकता। वजह क्या है कि यहाँ चूँकि ब्लड थोड़ा सा रिटेन किया हुआ है, तो जब एट्रिया से ब्लड आएगा तो एट्रिया भी सही तरह खाली नहीं होगी। एट्रिया तो उस वक्त खाली होते हैं ना जब ये खाली जगह सारी कंप्लीट हो, तो यहाँ भी ब्लड, जब एट्रिया में ब्लड थोड़ा सा रहना शुरू हो जाएगा तो फिर लंग्स से ब्लड मुकम्मल नहीं आएगा, लंग्स में भी रहना शुरू हो जाएगा। तो वो कंडीशन जिसमें पंपिंग ऑफ हार्ट के बावजूद भी जो ब्लड है वो लंग्स और हार्ट के चैम्बर में रहना शुरू हो, इस हार्ट के फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आमतौर पे इंजाइना पेक्टोरिस की तरह वो चेस्ट पेन वगैरह नहीं होता, लेकिन बहुत सारे दूसरे सिम्टम नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे सांस का फूलना, इसमें बहुत बड़ी एक सिम्टम है। चलने से सांस का फूलना एक बहुत बड़ा सिम्टम है। तो बहरहाल, लेकिन इसमें चेस्ट पेन वगैरह इस तरह नहीं होता। और बाद दफ़ा आपने लोगों ने सुना होगा एक शख्स है उसके फेफड़ों में पानी भर गया है, तो ये पानी का भरना ये भी बाद दफ़ा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल, जब भी कोई बॉडी में डिस्टर्बेंस आए तो फ़ौरन ये डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए, इससे पहले कि जो फेलियर वाली कंडीशन है वो स्टेज 2 पे चली जाए, 3 पे चली जाए, 4 पे चली जाए, और फिर एक वक्त ऐसा है कि हमारा हार्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर ज़ाहिर बात है फिर तो इंसान का ज़िंदा रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं अक्सर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम इन सारी बीमारियों से हमारी हिफाजत करे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।